Hello friends, my name is Prashant and in this session we will discuss objective of monetary policy. हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपनी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारी कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है वो आरबीआई करता है। हम इस सेशन में ये डिस्कस करेंगे कि आरबीआई का क्या ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का और अपने इस ऑब्जेक्टिव को वो कैसे अचीव करता है। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में मौद्रिक नीति के नाम से हम जानते हैं, यानी मनी से रिलेटेड पॉलिसी। हर कंट्री का सेंट्रल बैंक अपनी कंट्री में मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, यानी मनी से जो रिलेटेड पॉलिसी है वो कंट्री के सेंट्रल बैंक के हाथ में होती है। आरबीआई ये जो पॉलिसी है वो बाय मंथली बनाता है, यानी हर दो महीने में मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट पेज की न्यूज की हेडलाइन होती है। तो ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रोल प्ले करती है कंट्री की इकोनॉमी पर। तो आइए समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड हाउ आरबीआई अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक विकास और आर्थिक स्थिरता। हमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पता चलती है? किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर आपको पता करनी है तो आपको उसकी जीडीपी से पता चलती है। जीडीपी स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जब किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ रही हो तो आप समझ जाओगे कि कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है, उस कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो वहां का सेंट्रल बैंक होता है। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कंट्री की जीडीपी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आरबीआई है। तो आरबीआई अपनी इन पॉलिसीज के थ्रू ये इंश्योर करता है कि कंट्री में जीडीपी बढ़ती रहे, कंट्री की जीडीपी बढ़े, आगे जाए, और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो, कम हो। ऑब्वियस सी बात है, जब जीडीपी बढ़ेगी, देखो जीडीपी क्या शो करता है, जीडीपी कंट्री के बिजनेस को शो करता है। कंट्री के अगर बिजनेस बढ़ रहे हैं, कंट्री के बिजनेस ग्रोथ में है, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री में बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। तो कंट्री के बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, कंट्री के में बेरोजगारी को कम करने के लिए आरबीआई अपनी इस मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू वहां पर ये चीजें इंश्योर करता है। दीज आर द मेन गोल्स ऑफ आरबीआई। ओके, देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी आर्थिक स्थिरता। आर्थिक स्थिरता कैसे कि कंट्री में क्या हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से मतलब हो गया प्राइस स्टेबिलिटी का, यानी ऐसे प्राइस हो गुड्स एंड सर्विसेज के, प्राइस किसके, गुड्स एंड सर्विसेज के, जो भी हम वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठाते हैं। तो जो वस्तु और सेवाएं हमें जो उपलब्ध कराई जा रही होती हैं उनके प्राइस स्टेबल हो, ऐसे प्राइस हो जिस पर कंज्यूमर परचेज कर सके और सेलर सेल कर सके। आपने सुना होगा मार्केट में दो लोग होते हैं, मार्केट में प्रोड्यूसर होता है एंड मार्केट में कंज्यूमर होता है। तो मार्केट में अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है किसके लिए हार्मफुल है, किसके लिए हार्मफुल है, कंज्यूमर के लिए हार्मफुल है। ओके, और अगर प्राइस कम हो रहे हैं किसी वस्तु और सेवाओं के तो वो किसके लिए हार्मफुल है, तो वो प्रोड्यूसर के लिए हार्मफुल है। ठीक है, तो मार्केट में प्राइस जो बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं, ये डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से हो रहा होता है। आपने सुना होगा डिमांड के बारे में कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है। तो अगर डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। और अगर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो मार्केट में क्या होगा, प्राइस कम होंगे। तो डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से प्राइस बढ़ते और घटते रहते हैं। तो मार्केट में प्राइस स्टेबल है, इसे जो इंश्योर करती है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी करती है। अगर प्राइसेस बढ़ गए तो कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगा, अगर प्राइसेस घट गए तो कंट्री में डिफ्लेशन आ जाएगा। यानी कंट्री में महंगाई को कंट्रोल करना और कंट्री में मंदी को कंट्रोल करने, ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पूरी जो कंट्री की इकोनॉमी है, कंट्री के जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जो सॉल्व करता है वो आरबीआई करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। यानी भारत की आर्थिक समस्याओं का जो निवारण है वो मॉनेटरी पॉलिसी है।
आइए और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी? जब हम कंट्री में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है? अभी मैंने बताया, जब वस्तुओं और सेवाओं के प्राइजेस में बढ़ोतरी होती है, देन इट इज नोन एज इन्फ्लेशन। और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो डिफ्लेशन कैसे आता है? जब वस्तुओं और सेवाओं के प्राइस में कमी होती है, तब वहां पे डिफ्लेशन आता है। तो एक ऐसे प्राइस होने चाहिए जिस पर कंज्यूमर परचेस कर सके और सेलर सेल कर सके। क्लियर है? तो प्राइस का कम होना प्रोड्यूसर के लिए हार्मफुल होता है, प्राइस का बढ़ना कंज्यूमर के लिए हार्मफुल होता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं और समझते हैं हम इन्फ्लेशन को। पहले हम समस्याओं को समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि अगर इन समस्याओं को कंट्रोल नहीं किया गया, अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी ना बनाए और इन समस्याओं को कंट्रोल ना कर पाए, तो समस्याएं कितनी बढ़ जाती हैं। और इन समस्याओं को कैसे आरबीआई सॉल्व करेगा, वो भी हम आगे देखेंगे। पहले हम समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम समझते हैं इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, जैसे मैंने बताया। तो इन्फ्लेशन कैसे आ रहा है मार्केट में? मार्केट में इन्फ्लेशन ऐसे आ रहा है कि जब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी तो मार्केट में आप क्या करोगे? डिमांड करोगे। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, उस रेशियो में मार्केट में सप्लाई नहीं है, तो मार्केट में क्या होगा? वस्तुओं सेवाओं के प्राइसेस बढ़ेंगे। देखो, परचेजिंग पावर कैसे बढ़ती है? जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा होता है या ज्यादा से ज्यादा मार्केट में मनी सप्लाई हो रहा होता है। दो तरीके हैं। या मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो रहा है। मार्केट में मनी सप्लाई कैसे हो रहा है? कि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले पा रहे हैं, लोन की दरें सस्ती हैं, तो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो मार्केट में मनी सप्लाई हो रहा है। या ज्यादा से ज्यादा लोगों की जॉब लग रही है। तो दो तरीके से आपके पास पैसा आता है। एक बैंक के लोन के थ्रू पैसा आता है, और एक आप जो कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें आपकी जो इनकम बढ़ रही है उससे पैसा आता है। तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ी, आपकी डिमांड बढ़ी। जिस रेशियो में डिमांड बढ़ी उस रेशियो में सप्लाई नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ेंगे। एंड प्राइस का बढ़ना ही इज नोन एज इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सो प्राइस राइज अफेक्ट्स कंज्यूमर इन द मार्केट। अभी हमने देखा ही था कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो किसके लिए हार्मफुल होते हैं? कंज्यूमर्स के लिए होते हैं। अगर कोई भी वस्तु आपको पहले 10 रुपए की मिल रही थी, ऑब्वियस सी बात है अब आपको 15 की मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर प्राइस राइज हुए, और प्राइस राइज हुए तो वहां पर आपके लिए क्या हुआ? हार्मफुल हुआ। पहले आपको कोई 10 की मिल रही थी, अब 15 की मिल रही है, तो कंज्यूमर को हार्मफुल होता है। क्लियर है? अब हम यहाँ ये देख लेते हैं कि अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं किया गया सही स्टेजेस पे, तो महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। आइए देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। तो अभी हम समस्याओं पर फोकस कर रहे हैं कि ये समस्या है, और समस्या को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो वहां पर समस्या कितनी बढ़ जाएगी। मैंने बताया समस्या कहाँ से आना स्टार्ट हुई? मार्केट में मनी सप्लाई के बढ़ने थे। चाहे वो आपके जॉब से हो रही हो, आपकी इनकम बढ़ रही हो, ठीक है, आपकी जो जॉब इनकम है वो बढ़ रही हो, या आपको आसानी से लोन मिल रहे हो। तो मार्केट में जो मनी सप्लाई हो रहा है वो इन दो चैनलों से हो रहा है। तो अगर ज्यादा हो गया तो वो वहां पर क्या ले सकता है? और बड़ा रूप ले सकता है अगर ज्यादा हो गया। तो हम यही देखने वाले हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है, तो जैसे 10 से 15 हुई, फिर 15 से 20 होगी, 20 से 25 होगी, तो ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है, ये इसकी स्टेजेस होती हैं। कि अगर ये 2% बढ़ा तो इस स्टेज पे है, 3% बढ़ा तो इस स्टेज पर है। कौन से परसेंट पर आरबीआई अपने एक्शन लेता है? आरबीआई एक लिमिट भी सेट करता है कि हम इतने परसेंट तक मार्केट में महंगाई को रखेंगे, क्योंकि महंगाई होना भी अच्छा होता है। ठीक है? अगर देखो ये 2010 में ये गुड, कोई भी गुड था वो 10 रुपए का था। अब 2012 में अगर ये 15 का हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मार्केट के लिए अच्छा है। जो लोग वहां पर, मान लो कोई फर्म है, कंपनी है, वो पहले 10 का पेन बेच रही थी, ये 15 का बेचेगी। तो 2012 में अगर 15 का बेच रही है तो सही है ना, क्योंकि वहां के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें भी उसका लाभ मिलेगा, वो भी अपनी सैलरी में उन्हें भी इंक्रीमेंट मिलेगा। तो मार्केट में एक हद तक महंगाई होना भी अच्छा माना जाता है। तो कौन से परसेंट पर महंगाई अच्छी होती है, कौन से परसेंट पर आरबीआई अपने एक्शन लेता है, कौन से परसेंट पर वो महंगाई हार्मफुल होने लगती है, वो सारी की सारी स्टेजेस हम इस स्लाइड में जानेंगे। आइए देखते हैं, और देखते हैं कि पहली स्टेज क्या होती है।
द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसे हिंदी में रेंगती हुई मुद्रास्फीति के नाम से हम जानते हैं, और इसे हम माइल्ड इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये इन्फ्लेशन, माइल्ड इन्फ्लेशन इज अ गुड फॉर अ इकोनॉमी, यानी इतना इन्फ्लेशन कंट्री में होना चाहिए जो ग्रोथ को शो करता है। देखो, अगर हम बात करें परसेंटेज जो ये निकाला जा रहा है, तो कैसे निकाला जा रहा है कि पहले 10 का था, पहले कोई चीज 10 की थी, अब 13 की हो गई, तो 3% महंगी हो गई। लेकिन कितने, एक टाइम पीरियड पर निकाला, टाइम पीरियड पे कैलकुलेट किया जाता है। मान लो ये 1 साल पे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो यानी 1 साल के बाद कोई 3 रुपए महंगी हुई है तो ठीक है, वहां पर जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो भी हर साल अपनी सैलरी इंक्रीमेंट की भी डिमांड करते हैं, उनका भी इंक्रीमेंट होगा। तो इतना मार्केट में अच्छा है, इतना मार्केट में मनी सप्लाई को शो कर रहा है, मार्केट में ग्रोथ को शो कर रहा है, तो इतना इन्फ्लेशन होना अच्छा माना जाता है। सो दिस इज गुड फॉर आवर इकोनॉमी। देन द सेकंड इन्फ्लेशन इज वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन is a percentage, it is between 3 to 6%। तो अगर मार्केट में 3 से 6% महंगाई है, यानी आप समझ रहे हो कोई चीज 10 की थी, अब 16 की हो रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर क्या हुआ कि देखो, महंगाई का जो असर पड़ता है वो सबसे ज्यादा मिडिल लेवल इनकम ग्रुप पर्सन पर पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा कि जो इनकम ग्रुप डिवाइडेड है कंट्री में, वो 3 लेवल पर है: लो लेवल इनकम ग्रुप पर्सन, मिडिल लेवल इनकम ग्रुप पर्सन और हाई लेवल इनकम ग्रुप पर्सन। तो जो सबसे ज्यादा महंगाई का असर पड़ता है वो मिडिल लेवल इनकम ग्रुप पर्सन पर पड़ता है। तो ये जो वॉक इन्फ्लेशन आया है, ये सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है वो मिडिल लेवल इनकम ग्रुप पर्सन पे पड़ता है। और कंट्री की मैक्सिमम इकोनॉमी 80% जो इकोनॉमी है वो मिडिल लेवल इनकम ग्रुप पर्सन की है। तो यहां से आरबीआई अपने एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है, अपने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को यूज करना स्टार्ट कर देता है, और उन टूल्स की हेल्प से यहां पर मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो अपने जो वो स्टेप है महंगाई को कंट्रोल करने के या उसे नियंत्रण में रखने के लिए, वो आरबीआई यहां से स्टार्ट कर देता है। जैसे घोड़ा होता है, घोड़े की लगाम को कसा जाता है, ठीक है, तो लगाम कितनी छोड़नी है, कितनी पकड़नी है, तो लगाम कौन है? आरबीआई है। मार्केट में मनी सप्लाई की लगाम किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। नेक्स्ट स्टेज इज रनिंग इन्फ्लेशन। अब ये स्टेज ऐसी होती है, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो हाई लेवल हो, चाहे वो लो लेवल हो, सबको इफेक्ट करती है, ठीक है। देखो, लो लेवल पे तो क्या होता है कि बहुत सारी जो सरकार है वो सहायता प्रोवाइड कर देती है, उन्हें फूड भी प्रोवाइड कर रही है, उन्हें उन्हें शेल्टर भी प्रोवाइड कर रही है। लेकिन जो मिडिल लेवल होता है उन्हें हर चीज का प्राइस पे करना होता है, और फिर ये रनिंग इन्फ्लेशन एक ऐसी स्टेज आ गई जहां पर जो हाई लेवल इनकम ग्रुप पर्सन है उन पर भी इफेक्ट होने लगता है। तो रनिंग इन्फ्लेशन में जो महंगाई का परसेंटेज है वो 6 से 10%, यानी महंगाई जो है ड्रास्टिकली बढ़ गई। 10 की कोई चीज थी वो 20 की हो गई, ठीक है। इसे आप 100 से 200 भी कर सकते हो, 1000 से 2000 भी कर सकते हो। कोई चीज 1000 की 2000 की हो गई, तो यानी उस टर्म में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा परसेंटेज बढ़ रहा है, सडनली बढ़ रहा है, और ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। काफी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, मार्केट में पैसे का फ्लो ज्यादा हो रहा है, और वस्तुओं और सेवाओं के जो प्राइजेस है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, सप्लाई उतनी नहीं है, और प्राइजेस बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो थर्ड स्टेज इज रनिंग इन्फ्लेशन। देन द फोर्थ स्टेज इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपकी जो इन्फ्लेशन दर है वो 10 से 20% के बीच में आ जाती है, यानी डबल डिजिट में। गैलोपिंग इन्फ्लेशन को हम जंपिंग इन्फ्लेशन के नाम से भी जानते हैं: क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज जंपिंग इन्फ्लेशन। 1990 से पहले जब भारत की इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी थी, तब भारत ने ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन फेस किया था। तब हम क्या करते थे? हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे, आज भी करते हैं, लेकिन पहले हद से ज्यादा करते थे, एक्सपोर्ट बहुत ही कम करते थे, माइन्यूट में करते थे। और जब हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इंपोर्ट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि हम इंपोर्ट का मतलब हम आयात कर रहे थे, तो हमें वो चीजें महंगी पड़ेंगी, और उतना ज्यादा कंट्री में रोजगार भी नहीं था। तो जब कंट्री में सप्लाई कम होती है, सप्लाई समझ रहे हो, जब सप्लाई कम है तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, और मार्केट में डिमांड ज्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सप्लाई कम है, प्राइसेस ज्यादा है। तो ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन इंडिया ने 1990 से पहले फेस किया। इंडिया ने ये सारी स्टेजेस फेस करी हैं, बट इसकी जो लास्ट स्टेज है वो इंडिया ने कभी फेस नहीं करी है, एंड दैट इज हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? 20 और मोर, यानी 20 या उससे भी ज्यादा, ये कई हद तक जा सकता है, 20, 40, 60, 100,
200 500 यानी कोई भी चीज हो इतनी गुना महंगी हो सकती है। और ये हाइपर इन्फ्लेशन इंडिया ने कभी फेस नहीं किया है। हाइपर इन्फ्लेशन उस स्टेज पर आता है किसी भी कंट्री पे जब कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, कंट्री का सेंट्रल बैंक कंट्री की इकोनॉमी को रन करने के लिए वहां पे क्या कर दे, मनी सप्लाई, एक्सेस मनी सप्लाई कर दे। यानी वहां पे वहां पे क्या करे, वहां पे नोट प्रिंट करने लगे। ठीक है, कई बार लोग बोलते हैं कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक आरबीआई है, नोट छाप के वो गरीबी दूर कर सकता है। पर नोट छापने से गरीबी दूर नहीं होगी, नोट छापने से आर्थिक समस्याएं दूर नहीं होंगी। काम करने से होंगी, कुछ प्रोडक्टिव करने से होंगी, कुछ प्रोडक्शन करने से होंगी। जब प्रोडक्शन होगा तब वहां पर आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। ठीक है ना, जब आप कुछ बनाओगे, कुछ उसे बेचोगे, उससे जो इनकम होगी उससे आर्थिक समस्याएं दूर होगी, ना कि नोट छापने से। तो वर्क इज इंपॉर्टेंट, प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नॉट योर मनी सप्लाई। क्या मनी सप्लाई कर दो तो कंट्री में आपकी जो आर्थिक समस्याएं कम हो जाएंगी? नहीं, मनी सप्लाई बढ़ाने से तो कंट्री में आर्थिक समस्या और बढ़ जाएंगी। हाइपर इन्फ्लेशन सबसे पहले जो आया था वो जर्मनी में आया था 1920 में। सबसे पहले जो हाइपर इन्फ्लेशन आया था वो जर्मनी में आया था 1920 में। और लास्ट जो हाइपर इन्फ्लेशन आया था वो वेनेजुएला में आया था 2018 में, उससे पहले 2007 में जिम्बाब्वे में आया था। लेकिन इंडिया ने कभी भी हाइपर इन्फ्लेशन फेस नहीं किया है। तो ये हमने इन्फ्लेशन की समस्याओं के बारे में समझा कि अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो इन्फ्लेशन की समस्या कितनी बढ़ सकती है। अब हम अगले सेशन में डिफ्लेशन के बारे में जानेंगे।